फ्रेंड्स, आज हम जो यूपीएससी टॉपर्स की कॉपीज़ को डिस्कस कर रहे थे और उसी के थ्रू हम टॉपिक भी कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो है और इसमें हम सृष्टि दावास मैम की कॉपी के 7th क्वेश्चन को देखेंगे, जो लगातार हमने 6 क्वेश्चंस पहले कवर कर लिए थे और अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ग्लेशियल रिट्रीट के ऊपर होगा, है ना। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि ग्लेशियल रिट्रीट होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं ग्लेशियल रिट्रीट के। देन हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके बाद में कुछ और भी एग्जांपल्स जैसे कि कौन कौन से हैं। इसी का कंटेंट मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है नीचे, ताकि जो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को जो दिक्कत आती है ना कि उन्हें मतलब कंसाइज कंटेंट अच्छी लैंग्वेज में नहीं मिल पाता है, तो वो अब समस्या अब नहीं आएगी, है ना। तो ये सेम कंटेंट मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं और यूट्यूब पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि हम लगातार आपके टच में रहें और जो धीरे धीरे हम प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बनाएं। और इसके बाद में जब ये करने के बाद में हम लोग जो है 6th क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वो डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपर्स की कॉपी से। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, किस तरह से अपने आंसर को आर्टिकुलेट करा है, ये हम देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आज कुछ जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वाटर क्राइसिस से रिलेटेड डिस्कस, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ज़रा। आपको कितना याद है मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो हमने वाटर क्राइसिस करा था तो उन्होंने जो मैम ने कोट से शुरू करा था वो कोट क्या था, अगर आपको किसी को याद हो, है ना। तो वो उनका कोट जो था वो था वाटर वाटर एवरीवेयर, है ना। ये पोइम की लाइंस है जो कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। ये कौन सी पोइम है वो, द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, है ना। राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, है ना। तो इसके बाद में ये किसने लिखी थी, ये याद है किसी को, है ना। सैमुअल टेलर ने ये पोइम लिखी थी, ठीक है। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट हमने कुछ डेटा भी उसमें डिस्कस करा था जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बताइए आप में से कोई कि 1950 में क्या थी। हाँ, 5100 क्यूबिक मीटर 1950 में था। फिर वो जो 2020 में घटकर कितनी हो गई थी, 2023 में 1600 क्यूबिक मीटर इतनी हो गई थी, है ना। इसके बाद में फिर हमने एक वर्ड डिस्कस करा, हमने 2 चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी, एक वाटर क्वालिटी का इशू और एक क्वांटिटी का इशू, है ना। तो हमने एक डेटा डिस्कस करा था कि अगर वाटर स्ट्रेस कब होता है, जब वाटर स्ट्रेस कब होता है, जब हमारा जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो वाटर की है 1600 मीटर क्यूब से या 1700 मीटर क्यूब से कम हो जाती है ना। 1300 मीटर क्यूब से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्ट्रेस 1300 मीटर क्यूब से। और जब वाटर स्ट्रेस होता है तो मैंने आपने डिस्कस करा था कि जो है काफ़ी इस पे ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, झगड़े होने लग जाते हैं लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हमने एक SDG गोल भी डिस्कस करा था जो इसी से रिलेटेड था, है ना, वाटर क्वालिटी एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। कौन सा था, SDG 6, ठीक है। तो ये कुछ जो हमने जो डिस्कस करे थे वो ये थे। चलिए अब ये नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ग्लेशियल रिट्रीट। तो ग्लेशियल रिट्रीट एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है बाय विच ग्लेशियर्स श्रिंक इन साइज ओवर टाइम। मतलब समय के साथ जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो कम होते जाते हैं, उनकी साइज़ कम हो जाती है, उनका एरिया कम होता जाता है। इट ऑकर्स व्हेन ग्लेशियर्स लूज मोर स्नो, मतलब जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है, जितनी वो गेन करते हैं उससे ज़्यादा, मतलब जितनी उनको ये मिलती है उससे ज़्यादा, तो वो क्या होते हैं साइज़ में कम होते जाते हैं। जैसे मान लो कोई ग्लेशियर अभी था, है ना, फिर धीरे धीरे उनकी मेल्ट होकर इतना हो गया, लेकिन जब विंटर का सीज़न आया तो थोड़ी ही बढ़ पाई, फिर से जब समर आया तो और इतना हो गया। तो इस तरह से वो धीरे धीरे श्रिंक करता रहेगा। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मतलब कारण, है ना। तो राइजिंग टेम्परेचर, जो तापमान बढ़ रहा है वो एक इसका सबसे बड़ा रीज़न है। वार्मर टेम्परेचर कोज ग्लेशियर टू मेल्ट फास्टर, है ना। इसके बाद डिक्रीज स्नोफॉल, यानी कि बर्फबारी में जब कमी हो जाती है, लेस स्नो फॉलिंग ऑन ग्लेशियर्स कोजेज देम टू श्रिंक, है ना, बर्फ़ ही नहीं मिल पाएगी। फिर चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा होती है ना, वर्षा की जो तरीका होता है ना, पैटर्न होता है, उसमें जब चेंजेस आते हैं तो भी ऐसा होता है। चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन कोज ग्लेशियर टू रिट्रीट, यानी कि वो मेल्ट होने लग जाते हैं,
है ना, गलने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। इसके बाद सोलर रेडिएशन जो होती है वो भी एक बड़ा रीज़न होती है। मोर सोलर रेडिएशन हिटिंग द आइस कॉजेज इट टू मेल्ट, यानी कि जब मान लो सन से ज़्यादा सोलर रेडिएशन आएगी, है ना, जिससे आजकल हो ही रहा है कि जो सोलर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्नो क्या होती है, मेल्ट होती रहती है। अभी आप देख रहे हैं फ़ेब के मंथ में काफ़ी गर्मी आ गई है कई इलाकों में, अभी इतनी ठंड नहीं है ना। तो ये सोच लीजिए कि अब कितना इस बार सोलर रेडिएशन होगा तो कितनी बर्फ़ पिघलेगी, है ना। तो ये एक रीज़न है। इसके बाद बायो अल्बिडो प्रोसेसेस, है ना। बायो मतलब कोई भी जो बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बात कर रहा है, तो वो भी इसको इम्पैक्ट करते हैं। वो किस तरह से, और अल्बिडो क्या होता है, जो स्नो की जो या फिर किसी भी चीज़ की जो सनलाइट को जो रिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है उसको अल्बिडो बोलते हैं। तो बायो अल्बिडो प्रोसेसेस, माइक्रोब्स ऑन सरफेस ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर के सरफेस पे जो माइक्रोब्स रहते हैं ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, और भी छोटे छोटे जीव, कैन रिड्यूस देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो वो उनकी एबिलिटी को सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, जब यहाँ से गैस निकलती है या ऑयल एक्सट्रैक्शन जैसे रशिया करता है ना। रशिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो वो वहाँ के जो उसका जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे वो ऑयल एंड गैस का एक्सट्रैक्शन करता है ना। हम भी काफ़ी इंपोर्ट करते हैं ऑयल को रशिया से। तो दीज रिलीज, इसकी वजह से जो मीथेन होती है, और मीथेन तो आप जानते ही, ये ग्लोबल जो है GHG गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो ट्रैप कर लेती है ना हीट को, तो उसकी वजह से भी मेल्ट होते हैं। तो ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन ट्रैप्स हीट एंड एक्सेलरेट्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। फिर इसके बाद इम्पैक्ट्स देखते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी पे पड़ेगा, है ना। ग्लेशियल रिट्रीट कैन चेंज वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे हमने सिक्किम में देखा, वहाँ पे ग्लेशियल रिट्रीट हुआ, ग्लेशियर लेक बन गई थी। फिर GLOF आया था, है ना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ सडनली क्या था, फ्लड आ गया था, है ना, बाढ़ आ गई थी। तो ये कुछ एक रीज़न होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इकोसिस्टम्स को भी इम्पैक्ट करता है ना। ग्लेशियल रिट्रीट कैन अल्टर लोकल इकोसिस्टम जो होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी। अगर सिक्किम में जैसे फ्लड आया तो कई सारे जीव वहाँ मर गए होंगे। सिक्किम में नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, है ना, तो उनको भी इम्पैक्ट हुआ होगा, है ना, कंचनजंगा वगैरह इन सबको। इसके बाद में नेचुरल डिजास्टर, है ना, तो ग्लेशियल रिट्रीट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, है ना। लैंडस्लाइड्स हमने देखा कहाँ पे आई थी, अभी वायनाड में, लेकिन वो हालांकि इसकी वजह से नहीं थी, लेकिन काफ़ी उससे क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कई सारे माइग्रेशन भी होता है, जिसको क्लाइमेट रिफ्यूजी बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर्स, आर्थिक क्षेत्रों में भी नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टूरिज़्म, जैसे सिक्किम में देखने को मिलता है, काफ़ी टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे, तो वो इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, माइनिंग पे इम्पैक्ट होता है। फिर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पेटागोनिया में जो है काफ़ी रिट्रीट कर रहे हैं ग्लेशियर। इसके बाद हिमालयाज़ के आप लिख सकते हैं। और कुछ जो लाइव एग्जांपल्स हैं, अगर आ जाएँ तो ये ज़रूर कोट करिएगा। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आर्कटिक के आसपास ग्रीनलैंड का जो एरिया है, वहाँ पे आइस शीट जो है डिक्लाइन हो रही है, मेल्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू राइजिंग सी लेवल्स। इसकी वजह से पानी ज़्यादा आ रहा है तो सी लेवल बढ़ रहा है। तो जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशंस होते हैं, है ना, तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, सिट्स जिसको बोलते हैं, तो इनको भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। फिर थ्वाइट्स ग्लेशियर जो बेस्ट अंटार्कटिका में है, वो सेकंड लार्जेस्ट मरीन आइस स्ट्रीम है ये इन द रीजन। द अमाउंट ऑफ आइस इस लूजेस इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन द फ्यूचर सी लेवल प्रोजेक्शन। फिर इसके बाद ट्रिफ्ट ग्लेशियर है, ये कहाँ देखने को मिलता है ना। फिर इसके बाद में एक ये ग्रोसर LH ग्लेशियर है, ये स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा आप, ज़रूरी नहीं कंट्रीज़ याद रहें। तो जैसे कि थ्वाइट्स ग्लेशियर, ट्रिफ्ट ग्लेशियर, है ना, थ्वाइट्स, ये ग्रोसर ग्लेशियर, इतना भी लिख सकते हैं अगर LH नहीं लिखना हो तो। ये सब आप कोट कर सकते हैं अपने मतलब एग्जांपल्स में, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है एग्जांपल्स देना, ताकि हम हमारी बात को जस्टिफाई कर सकें। और इसके बाद में हम जो है ये हिंदी का कंटेंट है, ठीक है, जिनको भी हिंदी में चाहिए हो उनको ईजिली ये। फिर इसके बाद में हम देखते हैं टॉपर्स की कॉपी को पढ़ते हैं कि उन्होंने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया गया तो उसको कैसे टैकल करा है, ताकि आपको साथ में ना क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए और आप भी करिएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले। अगर प्रीवियस ईयर्स में कुछ आए होंगे तो मैं आने वाले वीडियोज़ में वो भी डाल दिया करूँगा, थोड़ा और अपन इसको इम्प्रूव करेंगे। बस आप बने रहिए, है ना। तो फिर देखिए इसमें व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट, यानी ग्लेशियल रिट्रीट के जो मेजर ड्राइवर्स हैं ना, वो क्या क्या हैं, है ना, उत्तरदायी कारक इन द आर्कटिक का पूछा है स्पेशली इन्होंने। तो देखो इसके बाद में डिस्क्राइब द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिट्रीट ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर।
तो मतलब संभावित क्या, मतलब इसके इम्पैक्ट भी हमने डिस्कस करे थे। अब आपको बन रहा होगा कुछ कुछ चीज़ें। ड्राइवर्स आप लिख सकते थे जो अपन ने अब करा है, बायो अल्बिडो प्रोसेसेस और ये सब चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस करी है। इसके बाद पोटेंशियल इम्पैक्ट भी आप कर सकते हैं डिस्कस, है ना। हमने इम्पैक्ट भी करें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। इसके बाद में और भी जो चीज़ें हमने टूरिज़्म वगैरह पे अलग से भी लिख सकते हैं, या फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये इम्पैक्ट लिख सकते हैं आप। इसके बाद में, है ना, रिट्रीट ऑफ द आर्कटिक ग्लेशियर ऑन द इकोसिस्टम, ये दो ही चीज़ें पूछी गई थी। तो फिर हम पहले जो हमेशा करते हैं, पहले आंसर फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं कि आंसर फॉर्मेट क्या कैसे होता है। देखिए, आंसर फॉर्मेट सबसे पहले है, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कॉन्क्लूज़न लिखते हैं। कॉन्क्लूज़न को हम हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ या फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ कॉन्क्लूड करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी से रिलेवेंट कुछ लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ कोट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ पोइम अगर आपको याद आ जाए, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी थी वाटर वाटर एवरीवेयर वाली, इस टाइप की कुछ पोइम की कुछ लाइंस लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपके पास कुछ रिसेंट का एग्जांपल्स हो, जैसे थॉइड्स ग्लेशियर वगैरह, इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आए तो, है ना। फिर इसके बाद में कुछ डेटा या फैक्ट अगर आपको याद हो कि कहीं कितनी, जो अभी हमने डिस्कस करा ऊपर, उनमें से अगर आपको याद आ जाए तो वो लिख सकते हैं डेटा फैक्ट्स, है ना। जैसे कि पेटागोनिया में जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है इस तरह से। तो ये सब चीज़ों से आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बॉडी क्या होती है? बॉडी वो पार्ट होता है जो क्वेश्चन में मेनली पूछा गया। जैसे इसमें पूछा गया ग्लेशियर रिट्रीट के कॉजेज़ क्या हैं, तो यहाँ कॉजेज़ लिखेंगे सब हेडिंग्स में। फिर इन्होंने पूछा है इम्पैक्ट क्या है, तो यहाँ हम इम्पैक्ट लिखेंगे, है ना। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, अपनी ओर से सजेशन देना है, वो ये अपने ऐड कर सकते हैं। वो नहीं भी पूछा हो, अगर क्वेश्चन में अगर कोई गुंजाइश हो कि सजेशन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखना चाहिए, है ना। तो फिर इसके बाद में कंक्लूड कर देते हैं। चलो देखिए मैम ने कैसा लिखा है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक कोट से स्टार्ट करा है ना। कोट है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जो जनरल असेंबली है UNGA, उसके जो महासचिव हैं, उनका क्या लिखा है इन्होंने। क्लाइमेट चेंज टुडे शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग टू ग्लोबल बॉइलिंग, यानी कि जलवायु परिवर्तन आज जो है वैश्विक तापन से वैश्विक उबाल की ओर शिफ्ट हो रहा है ना, जा रहा है। इसके बाद द इफेक्ट्स विजिबल अक्रॉस आर्कटिक थ्रू ग्लोबल रिट्रीट्स, जो इफेक्ट होते हैं पूछे थे ना, है ना। तो क्या क्या इफेक्ट्स रिट्रीट्स, मेजर ड्राइवर्स, है ना। तो उसके जो मेजर ड्राइवर है, मतलब जो ड्राइवर पूछा था वो लिखा उन्होंने कि ऑफ विच आर, कौन कौन से हैं नेचुरल फैक्टर, फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। इन्होंने दो तरीके से लिखा है। नेचुरल फैक्टर में कौन कौन से हैं प्राकृतिक में, कि ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वही हमने जो ऊपर करा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से मेल्ट हो रहे हैं। अल्टरिंग ओशन करंट्स, इससे महासागरीय धाराएँ जो हैं वो अल्टर हो रही हैं, जो परिवर्तन आ रहा है उनमें, है ना। इसकी वजह से काफ़ी जैसे गर्म पानी और जो कोल्ड करंट और जो वार्म करंट होते हैं ना, उनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर उन्होंने लिखे हैं, मानव जनित जो कारक होते हैं, वो कौन कौन से लिखते हैं, लिखे हैं इन्होंने। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, मतलब यानी कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जैसे ब्लैक कार्बन होता है, ये स्नो की जो अगर ब्लैक कार्बन कहीं डिपॉजिट हो जाता है ना, जैसे मान लो स्नो है ना, ये स्नो है, इसके ऊपर ये ब्लैक कार्बन अगर डिपॉजिट हो गया, तो इससे क्या होता है, जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन है यानी अल्बिडो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये और मेल्ट होते हैं। तो इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर सॉइल, ब्लैक कार्बन इन एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे। तो इसकी वजह से अल्बिडो क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद में वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, है ना, इन ओशंस में। तो फिर इसके बाद डिफॉरेस्टेशन होता है, अनसस्टेनेबल जो अर्बनाइजेशन होता है उसकी वजह से भी होता है ना। इसके बाद में हम माइनिंग वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, वो भी हमें लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा वो। चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न, तो उसकी वजह से लैंड यूज़ पैटर्न भी चेंज हो रहा है। मोर कंक्रीटाइजेशन, मतलब जैसे कंक्रीट काफ़ी हो रहा है, जैसे दिल्ली में देखने को मिलता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिल्ली में काफ़ी कंक्रीटाइजेशन है, तो कितना गर्मी, जब हम रोड से निकलते हैं तो कितनी हीट महसूस होती है गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पे। तो उसी तरह से फिर इसके बाद में इम्पैक्ट्स ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको बताया बॉडी में, है ना, कि इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, तो वो भी इन्होंने लिखे हैं क्या होते हैं। इन्होंने कुछ सब हेडिंग्स में लिखे हैं, जैसे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, है ना। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है इसके वो जो बायोडाइवर्सिटी उसमें कमी आती है, मीथेन निकलती है इसकी वजह से। परमाफ्रोस्ट वो होते हैं जो 2 से अधिक साल से जमे हुए हैं, जो परमानेंट फ्रोस्ट है ना, फ्रोजन एरिया जो होता है 2 साल से अधिक तक, उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं, परमानेंटली जो जमा हुआ है। इसके बाद में
रिलीज ऑफ द जॉम्बी वायरस कौन से होते हैं जो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव होते हैं लेकिन काफ़ी पोटेंशियल होता है कि वो आपकी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ कोज कर सकते हैं ना। तो रिलीज द जॉम्बी वायरस एंड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वहाँ से निकल सकती है जो इन परमाफ्रोस्ट में जमी हो, है ना। परमाफ्रोस्ट कौन से एरियाज़ होते हैं, वो स्नो होती है जो काफ़ी 2 साल से अधिक से ज़्यादा से जमे हुए एरियाज़ को बोलते हैं। इसके बाद में थ्रेट टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस जो वहाँ पे हैं छोटे छोटे, अगर मान लो ग्लेशियल मेल्ट होंगे, है ना, मेल्टिंग की वजह से क्या होगा, वाटर रिलीज ज़्यादा होगा, है ना। वाटर रिलीज ज़्यादा होगा तो जो है सी लेवल राइज होगा तो जो छोटे छोटे नेशन है वो डूबने का खतरा बना रहेगा। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन, है ना। इसके बाद में इसमें इन्होंने ये थोड़ा सा बनाता हुआ नहीं है ये है ना, बनुताऊ है ना, बनुताऊ करके है ये बनुताऊ, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, तो उनकी जो आवृत्ति है और इंटेंसिटी जो उनका प्रभाव है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लाइमेट डिजास्टर आएंगे, है ना, जैसे फ्लड्स हमने ऊपर डिस्कस करा था, फ्लड, साइक्लोन्स, ये सब। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता की कमी होगी, जैसे कोरल ब्लीचिंग एक जो होता है वो, है ना। इसके बाद सोशल इम्पैक्ट्स अगर देखें तो इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोगों की लाइवलीहुड, जीविका प्रभावित, जैसे कि फिशरमैन जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है, अगर वो मान लो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, छोटे छोटे जो नेशन है डूब जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, फिशरमैन की लाइवलीहुड प्रभावित होगी। डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, है ना, जियो लाइफ जैसे सिक्किम में देखने को मिले था। डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, है ना। इसके बाद में लोग मूव कर जाएंगे क्लाइमेट की वजह से, वही जो फिशरमैन है वो कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना उनको, तो क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे वो, है ना। इसके बाद में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सामाजिक कॉस्ट ऑफ कार्बन की वजह से क्या होगा, समाज को जो प्रभाव पड़ता है उसको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आएंगे, जीडीपी का कम होगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। कॉस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, अब उन जो फिशरमैन जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं उन्हें कहीं तो सेटल करना पड़ेगा, तो उसमें भी तो कॉस्ट आएगी ना, तो कॉस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है। हैंस नीड फॉर, तो इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, ताकि जिसकी ब्लैक कार्बन वगैरह इस तरह से पॉल्यूशन कम हो, है ना। बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है, आप जो मरीन एरियाज़ में जो कचरा फेंक देते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बिहेवियरल जो है चेंज आने चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए, जो अभी हमने बात करी थी कि सिक्किम में काफ़ी आता है, तो वहाँ पे भी सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, है ना। टू कीप मदर अर्थ प्रोटेक्टेड थ्रू बायोसेंट्रिज्म, इसलिए हमें जैव केंद्रित होना चाहिए, जैव केंद्रीकरण करना चाहिए, मतलब कि जीवों को, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उनको केंद्र में रखना चाहिए ना, मदर अर्थ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये उन्होंने लिखा है। थैंक यू।